हॉरर कहानियां थी। हॉन्टेड बस। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का तुक्का गाड़ियां चल रही थी। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके शीला और निकिता बस स्टॉप पर खड़ी थी। आज तो हमें बहुत देर हो गई। पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बस स्टॉप पर ना बितानी पड़े। अपनी काली जुबान बंद कर। जब देखो तब उल्टी बातें ही करती है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती। धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखना भी बंद हो जाता है। अरे ये देख, अब तो सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगे। देख, तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस सुनसान सड़क को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना, उसी चौकीदार के घर चलते हैं। वो भी तो परिवार वाला है। हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। अरे पागल, चौकीदार 10 बाई 10 की खोली में रहता है। उसके 4 बच्चे हैं। भला वो हमें अपने घर में कौन सी जगह देगा। अब तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप खड़ी रह। शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक नीले रंग की बस उनके सामने आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोल कंडक्टर उन दोनों से कहता है, कहिए कहाँ जाना है आप दोनों को? देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है। मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरे पान की पिचकारी सड़क पर दे मारता है। निकिता, लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है। कहीं ये वही बस तो नहीं? कंडक्टर शीला की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए मेम साहब, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही बस तो नहीं है ना। हा? ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। देखिए हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी हैं। चाहे तो आप देख लीजिए। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। सही तो बोल रहे हैं भैया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है। चल अब हम भी बैठ जाते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे ठहर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ी रहे, मैं तो चली। अरे तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? मैं भी चलती हूँ। दोनों बस में जाकर बैठ जाती हैं। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है। तभी शीला की नजर पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की लाल आंखें और उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर शीला घबरा जाती है। सुन निकिता, हमारे पीछे जो लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ ना, कौन कैसा दिखता है? मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बड़बड़ बंद कर प्लीज। बेफिक्र निकिता अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। दूसरी ओर बस जंगल के रास्ते में पहुंची है। चारों तरफ घना अंधेरा और साथ ही जंगल में मौजूद जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें शीला को और भी ज्यादा डराए जा रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है। तभी अचानक बरगद की डाल पर बैठी एक बिल्ली कूदकर खिड़की के रास्ते शीला की गोद में आ गिरती है। मर गई रे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। शीला के चिल्लाने की वजह से निकिता की आंख खुल जाती है और वो भी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर शीला के पास आती है और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को शीला की गोद से उठा उसे सहलाते हुए अपनी गोद में लेकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अरे शीला, तू तो बहुत ही डरपोक है। जरा जरा सी बात पर उछल पड़ती है। मैं कल से अकेले ही सफर करूंगी।
अरे मैं क्या करूं? वो बिल्ली अचानक मेरी गोद में आ गिरी। अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। इस तरह शीला को डांटकर निकिता फिर सो जाती है, पर तभी अचानक एक झटके से ब्रेक लगाकर ड्राइवर बस को रोकता है। शीला खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे सड़क के किनारे एक काला आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और अजीब से कपड़े देखकर शीला को घबराहट होने लगी। क्या हुआ ड्राइवर भैया? आपने बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो, वहाँ वो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है। शीला निकिता को धक्का देकर नींद से जगाती है। अरे अब क्या हुआ? वो देख, सड़क किनारे कितना डरावना आदमी है। उसका अजीबोगरीब हुलिया देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। अब शीला की तरह निकिता भी उस आदमी को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है, उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है मेम साहब, ये आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है। और वैसे भी ये बेचारा गूंगा है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही वो आदमी बस में सवार हो जाता है। ड्राइवर दोबारा एक्सीलेटर पर जोर देकर बस को आगे बढ़ाता है। थोड़ी ही देर में बस एक घाटी पर चढ़ती है। बस के एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी, पर ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वो लगातार बस की रफ्तार बढ़ाकर बस चलता जा रहा था। ड्राइवर भैया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाए जा रहे हो, थोड़ा धीरे चलाओ ना। अरे मेम साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो यहाँ इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। अब बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर निकिता शांति से बैठ जाती है। कुछ दूर चलने पर अचानक ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है। शीला एक बार फिर खिड़की के बाहर झांक कर देखती है, लेकिन इस बार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अरे अब क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर कंडक्टर बोल पड़ता है। ये हमारी फेवरेट जगह है, हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे रखी एक शराब की बोतल निकालता है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंचाने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोककर शराब पियोगे? बस में लड़कियों के बैठे हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता है। तभी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं। निकिता, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हूँ। उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो गज्जू भैया, हमारी बस में इस समय 3 जवान लड़कियां बैठी हैं। कहो कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठी है ना, उसे पकड़ कर लाओ। उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो आदमी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसके मुंह से नुकीले दांत दिखने लगते हैं। अरे 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 ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वो लड़की उस आदमी को उठाकर वहीं सीट पर पटक देती है। मुझे हाथ लगाएगा, तेरी इतनी हिम्मत! जोर से चीखते हुए वो लड़की उस आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। ये देख ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए
तुरंत बस से बाहर कूद जाता है। पर तभी बस के पीछे की तरफ से तेजी से आ रहा एक ट्रक उसे कुचल कर चला जाता है। एक ही पल में अपने दोनों साथियों की मौत देख अब कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब देख निकिता और शीला के भी होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी सीट पर ही छुप कर बैठी रहती हैं। अरे अरे कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? अब वो लड़की गुस्से में गुर्राते हुए कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कुछ महीनों पहले तुम तीनों ने बड़ी बेरहमी से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़कर भाग गए। कई दिनों से मैं तुम तीनों के इंतजार में भटक रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अब तू भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। अब वो लड़की कंडक्टर को उठाकर बस के पास मौजूद खाई में फेंक देती है। कंडक्टर एक बड़े पत्थर से जा टकराता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ ये सारा नजारा देख शीला और निकिता बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पाती है। हाय बेचारी बहू। सरिता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की, तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूँ भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूँ ना, बस काम ही कर रही हूँ, और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता।
पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ? इसमें गलत क्या कहती हैं? सच्ची तो कहती हैं। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है, उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई। सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है। अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है, सब जगह चहल पहल होती है, बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है। मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना? जितना आपके बारे में सुना था आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ। आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिली नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी तारीफ? कभी नहीं। मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है। और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं, ना कभी बाहर ले जाते हैं ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो, कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। जिस घर में मेरी कदर ही नहीं उस घर में मेरा क्या काम? अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर? जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी। दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना करती थी? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा।
उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं। कल शादी में सबको इतना कुछ बोल कर आई है हमारे बारे में, और अब मीनाक्षी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है। ये ऐसा क्यों करती है? बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए। स्टॉप बोलने वाली बहू। स्टॉप दैट। अरे अरे अरे, आप लोग स्टॉप तो नहीं हो गए ना? लेकिन ये कहानी है इसी खेल की जो कभी हम बचपन में खेला करते थे। बैठी रहती है सारा दिन पत्थर की तरह। अरे पत्थर भी कभी कभी हिल लिया करता है। तू भी कभी कोई काम कर लिया कर बहू। मैं तो बहू नहीं भैंस ले आई हूँ। नीता सारा दिन घर का काम करती, कमर टूट जाती जब वो रात में बिस्तर में आराम करने के लिए लेटती। लेकिन मजाल है सास की, जो उसके काम की कभी झूठे मुंह भी तारीफ कर दे। हम लोग नसीब वाले हैं नीता बिटिया, जो तेरे जैसी बहू हम लोगों को मिली। पिताजी, यही आपका प्यार है जिसके कारण मैं इस घर में टिकी हुई हूँ। पर पता नहीं सासू माँ को मैं क्यों नहीं अच्छी लगती। अब तो 2 साल हो गए हैं शादी को। 2 साल में तू ये सवाल कर रही है? यहाँ मुझे 30 साल हो गए बिटिया। पता नहीं तेरी सास मुझे भी क्यों पसंद नहीं करती। फिर क्या, दोनों ससुर बहू खूब ठहाका लगा लगा कर हंसते हैं। अरे वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू को देखो कैसे ठहाके लगा लगा कर ससुर के साथ हंस रही है। अरे एक जमाना हमारा था, ससुर इस कमरे में तो मैं उस कमरे में, ससुर बरामदे में तो मैं छत में, और यहाँ देखो महारानी को, वो मेरी बेटी है। और पापा ने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम इधर उधर भागो। हाँ, सास को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी नजर बहू पर पड़ती है जो सास और ससुर की बात पर हंस रही है। बहू को हंसता हुआ देख सास का पारा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। अरे कल बुही, तू क्यों हंसी? तुझे कौन सी चुड़ैल चिपट गई तो हंस रही है? हम मियाँ बीवी का ये चलता रहता है, ये ना सोच के बीच में फूट पड़वा दी। और जी जाइए बाजार से छाछ ले आइए, और तू जाकर किचन में बेसन घोल कर पकोड़े बना ले, कड़ी बनानी है तुझे। सास बहू और पति को ऑर्डर देकर वहाँ से निकल जाती है। पति बाजार की तरफ और बहू किचन की तरफ। हाँ, सारा काम हो गया, अब बस आराम से टीवी देखूं। उधर सास, कढ़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब ये लड़की खी करके दांत दिखाती है तो गुस्सा आ जाता है। लगता है कि मुंह नोच लो इसका। तभी सास के कान में बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। सास का पारा फिर 7वें आसमान में चला जाता है। सास कमरे में जाती है जहाँ बहू टीवी में सीरियल देख रही होती है। अरे पागल हो गई है तो बता दे, पागल खाने छोड़ाऊं तुझे? जी, आइए ना, देखिए ना, आप भी ये सीन देखिए, कैसे बच्चे स्टॉप दैट खेल रहे हैं। इस खेल में ना जिसे स्टॉप दैट बोल दो उसे स्टॉप होना पड़ता है। हाँ, बहुत खेला है मैंने भी इसे बचपन में। कोई इतने भी पुराने लोग नहीं है हम। हाँ, काश सासू माँ मैं भी ये खेल खेल पाती। सास को बहू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ तो सारा घर फैला पड़ा है, रात के खाने की कोई तैयारी नहीं, और मैडम स्टॉप दैट खेलेंगी। हैं? अरे चल जाकर छत धो। बेचारी बहू जो अभी तक टीवी पर ठहाका मार रही थी, झाड़ू लेकर छत पर पहुंच जाती है। खुले आसमान के नीचे बहू भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, ये तो बता दो कैसे मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी आएगी जिसे देखो जब देखो कुछ न कुछ सुनाकर निकल जाता है।
वो रोने लगती है, लेकिन करती भी तो क्या, भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। बहू पूरी छत साफ करके नीचे आती है, जहाँ सास मजे से बैठकर टीवी देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। टीवी में वही स्टॉप दैट वाला सीरियल चल रहा होता है। मासूम बहू फिर से टीवी देखने लग जाती है। कितना मजेदार गेम है। सास को फिर बहू पर गुस्सा आ जाता है। अरे उसे तो बहू के हंसने की आवाज ही चुभती है। तुझे स्टॉप दैट खेलने का बहुत मन कर रहा है ना? मुझे बोल स्टॉप दैट, अब बोल स्टॉप दैट, बोल बोल। नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? अच्छा तो फिर हंस क्यों रही है? अरे दम में तो बोल के दिखाना मुझे स्टॉप दैट। बहू सास के जोर देने पर जोर से गुस्से से बोल देती है स्टॉप दैट। लेकिन ये क्या, सास तो मानो किसी भूत की तरह जम जाती है। मन तो कर रहा है कि ओवर ही ना बोलो, लेकिन ये मानेगी तो नहीं ना। तभी डोरबेल बजती है और बहू सास को ओवर बोलना भूलकर दरवाजे पर चली जाती है। अरे कमला, तू क्या करने आई है? भाभी जी काम पर रख लो ना, बहुत जरूरत है पैसों की। मैं जानती हूँ, पर मेरी सास नहीं मानेगी ना। अरे पता नहीं भाभी कैसी सास है आपकी। इतना काम तो मैं 4 घर का नहीं करती जितना वो आपसे एक घर में करवा लेती है। बहू काम वाली से खड़े होकर तकरीबन आधे घंटे बात करती है और उसे विदा कर जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि सास वैसी की वैसी ही खड़ी है। स्टॉप दैट, ये जो कह कर गई थी वो। अरे हाय, ये सासू माँ को क्या हो गया? अब ओवर बोलूंगी तो मेरी तो जान ही निकाल देगी। क्या करूँ मैं? बहू उनका हाथ पकड़कर बेड पर लिटा देती है और फिर कहती है ओवर। क्या मेरे सर पर खड़ी रहेगी अब? क्या मैं आराम भी ना करूं? जा यहाँ से, बोला है ना कमरे में आया मत कर। जब देखो कमरे में घुसी रहती है, अलमारी को घुरती रहती है। अरे कुछ नहीं देने वाली, ज्यादा वहम में मत रहना, समझी? माफ करिएगा, मैं आपको कुछ बोलती नहीं हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलती रहेंगी। अरे वाह जी वाह, स्टॉप दैट बोलते बोलते जबान भी खुल गई तेरी। हाँ, खुल गई और बोलूंगी भी स्टॉप दैट। अब बोलो। लेकिन ये क्या, जैसे ही बहू ने बोला स्टॉप दैट, सास हो गई स्टॉप। हे भगवान, ये क्या हो रहा है सासू माँ? लेकिन बेचारी सास स्टॉप दैट में तो बोलती बंद हो गई उनकी। वाह जी वाह, लग रहा है कि अब सारा खेल मेरे हाथ में आ गया। बहू अब सास से स्टॉप दैट बोलकर कभी खाना बनवा लेती तो कभी घर साफ करवा लेती। अरे पता नहीं मैं आजकल थकी थकी सी क्यों रहती हूँ। बीपी भी हाई रहता है, मन करता है सोई रहूं। और मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ये काम बहुत कर रही है, उम्र नहीं है आपकी इतना काम करने की। और ज्यादा काम किया तो काम तो मैं इतना कराऊंगी कि बस नाम की जिंदा रहेगी। बहुत जबान टपट टपट चलती है ना इनकी। ससुर जी समझ ही नहीं पाते कि क्यों उसकी बीवी की तबीयत खराब हो रही है। बहू शीशे के सामने कहती है सारा काम हो रहा है, मजा ही आ गया। स्टॉप दैट होकर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। अब तो जो चाहे जब चाहे सारा काम इन्हीं से करवाऊंगी। ये मेरा कमाल, क्या बोलती हूँ मैं? स्टॉप दैट। बस जैसे ही बहू शीशे के सामने ये शब्द बोलती है, भूत बन जाती है। इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि कैसे रति की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास सौतेली होती है और वो पूरे घर वालों को अपने इशारों पर नचाती है। रति छत से सूखे कपड़े उतार कर ले जा रही थी कि तभी उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ती है, जो किसी तरह चोरी से सुनील की अलमारी खोलने की कोशिश कर रही होती है। अरे ये माँ जी को क्या हो गया? चोरों जैसे क्यों आप मेरी अलमारी खोल रही हैं माँ जी? आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। अरे वाह, क्या चाहिए मुझे बताइए। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, पूरा घर मेरे इशारों पर नाचता है और तुम्हें बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? हट यहाँ से।
और वो उसे जोर से धक्का देती है। जैसे ही लक्ष्मी रति को धक्का देती है, उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। रति के आसपास पूरा परिवार खड़ा रहता है। डॉक्टर जैसे ही उसे देखकर जाता है, रति को होश आता है। अरे बेटा, तुम दूर क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कमला। रति के मुंह से लक्ष्मी सारंग की माँ का नाम सुनती है तो हैरान सी रह जाती है। क्या बोला रति बहू? चुप कर डायन, तूने मेरे पति और बेटे का हाल बेहाल कर दिया। अब तू मेरी बहू को भी गुलाम बनाना चाहती है? रुक, अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लक्ष्मी वहां से भाग जाती है। लक्ष्मी के जाने के बाद रति अपने ससुर और पति की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों समझ जाते हैं कि ये रति की चाल है। अगली सुबह लक्ष्मी का पति खाना लेकर खेत में जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि लक्ष्मी उसे रोक देती है। अरे कहाँ चल दिए खाना लेकर? आज घर का काम कौन करेगा? तभी पीछे से रति आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। कौन इनको काम पर जाने से रोक रहा है? मैं अभी उसे मजा चखाती हूँ। जैसे ही रति लक्ष्मी की तरफ बढ़ती है, लक्ष्मी घबरा जाती है। मैं तो मजाक कर रही थी बहन। आखिर मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि घर का काम कौन करेगा। कौन क्या? तू करेगी। चल उठा झाड़ू और शुरू हो जा। लक्ष्मी पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा रही होती है कि अचानक सामने सारंग खड़ा हो जाता है। अच्छा माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। रति के मामा की फैक्ट्री है, मैं वहां आज से मैनेजर के तौर पर काम करूंगा। सैलरी भी अच्छी है। अरे सारंग, तुझे क्या जरूरत पड़ गई काम करने की? और बेटा तू बाहर काम करेगा तो इस बड़े से घर को मैं कैसे संभालूंगी? अभी तो पूरा काम बाकी पड़ा है। तभी वहां रति आ जाती है। अरे बेटा सारंग, जा, नौकरी पे जा रहा है ना, जा। और हाँ, आते वक्त घर के लिए सब्जियां ले आना। ये लक्ष्मी बैठी बैठी मोटी हो रही है, जरा काम भी तो कर ले। सारंग के जाने के बाद, अच्छा लक्ष्मी, सुन जरा यहाँ। लक्ष्मी अपनी बहू रति को सारंग की पहली माँ जो मर गई है वो समझकर उसके पास जाती है। अरे बहन, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वापस आना पड़ा? मैं तो बड़े ही प्यार से इस परिवार को चला रही थी। प्यार से तो मैं बहुत साल से तुझे मजा चखाना चाहती थी, लेकिन किसी औरत का शरीर मुझे नहीं मिल रहा था प्रवेश करने के लिए। अब से ना मैं बहू के शरीर में रहूंगी। और हाँ, तूने कोई भी चालाकी दिखाई या मेरे घर के लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो तेरा गला दबा दूंगी। लक्ष्मी रति के मुंह से ये सुनकर डर जाती है और शाम को अपने बेटे और पति के सामने जाकर कहती है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। और बहू, तुम मेरी बेटी की तरह हो, बस अब बेटी की तरह ही बनकर रहना। लक्ष्मी उन लोगों को इतना कहकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस देते हैं। उषा का सगा बेटा सुनील और बहू कीर्ति उन्हें उनके सौतेले बेटे के साथ छोड़कर जा रहे होते हैं। बेटा, तेरी जब कमाई बढ़ जाएगी, कम से कम तब तो मुझे तू लेने आ जाना। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। चलो भी, अब कितना लेट कर दिया है, टैक्सी इंतजार कर रही है बाहर। हाँ हाँ चलो। सुनील और कीर्ति चले जाते हैं और उषा उन्हें जाता हुआ देख उदास हो जाती है। तभी वहां निशा आ जाती है। अपनी सास को उदास देख निशा उनके पास जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? आप तो बहुत सगा बेटा करती थी। आपके सगे बेटे ने तो आपको छोड़ दिया और चले गए अपनी अलग गृहस्थी बसाने। देख बहू, मेरे बेटे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
मुझे यकीन है कि जब उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो मुझे लेने जरूर आ जाएगा। हाँ, ये भी देख लेंगे कि वो लोग आपको वापस लेने आते हैं या नहीं। तब तक तो आप भी यहीं हो और मैं भी। उषा अपने बेटे के ना होने से बहुत ही उदास रहने लगती है। उन्होंने खाना खाना भी छोड़ दिया। सुनिए जी, मम्मी जी ने आज भी कुछ नहीं खाया। जब भी खाने के बारे में पूछती हूँ तो कह देती हैं भूख नहीं है और अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। ये सुनकर ऋषभ अपनी माँ के पास खाना लेकर जाता है। माँ, सुनील बेटा आ गया तू? ओह, तू है। माँ, मैं खाना लाया हूँ, खा लीजिए प्लीज। आप ऐसे भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, ले जा तू खाना। ठीक है, फिर जब तक आप नहीं खाएंगी मैं भी नहीं जाने वाला यहाँ से। अरे तू क्यों जिद करता है? कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे मम्मी जी, आप खा भी लीजिए ना, ये कितने प्यार से आपको खिला रहे हैं, उसकी तो कदर कर लीजिए कम से कम। अरे तू क्यों बीच में हमेशा अपनी टांग अड़ाती है? ठीक है, लाओ दे दो। कम से कम खाने के बाद तुम दोनों तो इस कमरे से जाओगे। उषा खाना खा लेती है और ऋषभ और निशा ये देखकर खुश हो जाते हैं। चलो, कम से कम माँ ने खाना तो खा लिया। उषा एक दिन सुनील को फोन मिलाती है। हेलो बेटा सुनील, तू घर मिलने आ जाना बहू को लेकर। कितने दिन हो गए, बहुत मन कर रहा है मेरा। हाँ हाँ ठीक है माँ, ऑफिस में बहुत काम है, टाइम मिला तो आ जाऊंगा। सुनील फोन काट देता है। हेलो हेलो सुनील बेटा। सुनील की बात सुनकर उषा उदास हो जाती है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। माँ, ये देखो, मैं जलेबी लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? उषा जलेबी देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, जलेबी लाला दे। उषा जलेबियां खा रही होती है और ऋषभ अपने कमरे में चला जाता है। देखा मम्मी जी, आपका ये कितना ख्याल रखते हैं, और प्यार सगे और सौतेले से नहीं आंका जा सकता। आपको उदास देखकर ये आपके लिए तुरंत जलेबी ले आए, यही तो प्यार होता है। ये कहकर निशा वहां से चली जाती है और उषा सोचने लगती है, शायद तू ठीक कह रही है बहू। उषा देखती है कि ऋषभ उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे उसकी गलती का एहसास होने लगता है। एक दिन सुनील और कीर्ति घर पर आते हैं। उषा उन्हें देखकर खुश हो जाती है। और माँ कैसी हो? अरे बहुत अच्छी हूँ। ऋषभ और बहू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा बहू के साथ। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको माँ? बेटा, फोन पर तूने कहा था कि तुझे बहुत काम है। हाँ माँ, पर मुझे ये भी तो पता था ना कि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी मेरा। ना बेटा ना, मैं तो इंतजार नहीं कर रही थी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुनील को यह देखकर अजीब लग रहा होता है कि उसकी माँ ऋषभ से अब बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसके आने की उनको कोई खास खुशी भी नहीं होती है। अपनी माँ का ध्यान न पाकर उसे थोड़ी सी जलन महसूस होती है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ, साड़ी तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, अच्छी है साड़ी तो। अच्छी है तो फिर आप आज इसे पहनो और फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। बेटा, ऋषभ ने भी मुझे साड़ी दी थी, आज तो मैं वही पहनूंगी। तेरी दी हुई साड़ी फिर कभी पहन लूंगी। सुनील को अब बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि अपनी माँ का ध्यान फिर से कैसे वो अपनी तरफ खींचे। रात हो जाती है और उनके जाने का वक्त आ जाता है। माँ, चलो अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। कीर्ति ये सुनकर चौंक जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम सासू माँ को लेने थोड़ी ना आए थे। अरे तुम चुप हो जाओ। माँ चलो जाओ, अपना सामान बांध लो। आप मेरे साथ आ रही हो, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे पर बेटा, तेरी तो तनख्वाह कम है, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे मुझ पर बोझ नहीं हो माँ, बस आप चलो ना, मैं लेकर ही जाऊंगा आपको। नहीं बेटा, अब मैं नहीं आना चाहती। मैं तो अब ऋषभ और बहू के साथ ही रहूंगी। ये सुनकर ऋषभ चौंक जाता है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाने वाली अब। माँ, अब सच में नहीं जा रही? नहीं बेटा,
मैं तो तेरे पास ही रहूंगी अब, और जो प्यार मैं तुझे नहीं दे पाई वो सब दूंगी बेटा। ऋषभ और उसकी माँ गले मिलते हैं और निशा खुश हो जाती है। उषा के 2 बेटे थे, ऋषभ और सुनील। ऋषभ उसका सौतेला बेटा था। उषा हमेशा ही अपने सगे बेटे सुनील को ज्यादा प्यार करती थी। सुनील की शादी हो चुकी थी और ऋषभ की शादी भी निशा नाम की लड़की से हो जाती है। उषा सुनील की पत्नी कीर्ति को ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन वो अपनी बहू कीर्ति के लिए साड़ी ले आती है। ये लो बहू, तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। कल पड़ोस की शादी में जाना है ना, तुम यही पहन कर चलना। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। अरे माँ, तुम निशा के लिए साड़ी नहीं लाई? वो भी तो कल शादी में जाएगी ना। हाँ हाँ, वो भी जाएगी, पर उसके पास तो काफी साड़ी होंगी ना। अभी अभी तो शादी हुई है तुम दोनों की, तो उसी में से कोई पहन लेगी वो। ऋषभ ये सुनकर उदास हो जाता है। तब निशा कहती है, आप उदास क्यों होते हो जी? सही तो कह रही हैं मम्मी जी, मेरे पास तो बहुत साड़ियां हैं और सारी की सारी नई हैं। मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। वो बात नहीं है निशा। माँ मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार करती ही थी, पर मुझे लगता था कि मेरी पत्नी के साथ वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, पर आज उन्होंने तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। ऋषभ उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। ऋषभ को उदास देखकर निशा को अपनी सास पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन उषा सुनील को कुछ पैसे दे रही होती है। ले बेटा सुनील, ये कुछ पैसे रख ले और बहू को कहीं घुमा लिया। जी मम्मी जी। सुनील वहां से चला जाता है। मम्मी जी, आपने इन्हें तो कभी पैसे नहीं दिए। ऐसा सौतेला व्यवहार आप क्यों करती हैं? बहू, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम अपनी सास से? कोई ऐसे सवाल करता है कि अपनी सासू से? सास, अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, आपने तो मुझे अपनी बहू माना ही नहीं। हमेशा कीर्ति भाभी के लिए ही सब कुछ लाती हैं। मुझे तो आज तक आपने कुछ दिया ही नहीं। क्या मैं जानती नहीं कि आप ऐसा क्यों करती हैं? देख निशा, तू अपना काम कर समझी। मेरे से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। निशा, माँ से ऐसे बात नहीं करते। तुम जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी इनसे बात करने का कोई शौक नहीं है। निशा अपने कमरे में चली जाती है और ऋषभ भी वहां आ जाता है। निशा, तुमने माँ से क्यों झगड़ा किया? क्योंकि आप तो कुछ कहते ही नहीं, बस चुपचाप सहते रहते हैं। किसी को तो आवाज उठानी होगी ना। कोई बात नहीं निशा, तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। निशा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहां कीर्ति आ जाती है। निशा, तुम मार्केट से ये सामान ले आओ। मैं क्यों जाऊं? आप भी तो जा सकती हो ना। दिख नहीं रहा कि मैं खाना बना रही हूँ? हाँ तो क्या हुआ, खाना बनाने के बाद चली जाना। हाँ हाँ, खाना भी मैं ही पकाऊं, बाजार जाकर सामान भी मैं ही ले आऊं। खुद तो कुछ करोगी नहीं, है ना? ओहो, जुबान तो देखो कैसे चल रही है। सुनो, तुम अभी आई हो इस घर में, तमीज में रहो, वरना सासू माँ से कहकर मायके भिजवा दूंगी तुम्हें। हाँ। ओह, हाथ लगाकर दिखाओ मुझे, देख लूंगी। बहुत मनमानी हो गई तुम दोनों की, समझी? निशा लिस्ट कीर्ति के ऊपर फेंक देती है। कीर्ति निशा को मारने आती है तो निशा उसका हाथ मोड़ देती है। मर गई रे, छोड़ मेरा हाथ। आज के बाद मुझसे कोई बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। कीर्ति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस निशा चुड़ैल ने मेरा हाथ मोड़ दिया, मुझे नहीं रहना इस घर में। अरे कैसी बेकार की बातें कर रही हो। अरे निकालना ही है तो ऋषभ और निशा को निकालेंगे। नहीं, मुझे अलग घर चाहिए। कान खोलकर सुन लीजिए, हम दोनों इस घर से जल्द जाएंगे। आप नए घर का इंतजाम कीजिए बस। मैं इन दोनों के साथ ज्यादा नहीं रह सकती। हाँ, वैसे मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था। अच्छा हुआ तुमने कह दिया, मैं माँ को भी बता देता हूँ। माँ, वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ जाकर? मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं, बस हम दोनों ही कहीं शिफ्ट हो जाएं, इस सब झमेले से दूर।
अरे पर माँ को यहाँ छोड़कर इस तरह से जाना ठीक नहीं रहेगा कीर्ति। वैसे वो तुम्हें कितना प्यार भी तो करती हैं। नाम का ख्याल रखती है क्योंकि तुम सगे बेटे हो ना, इसलिए। तुम अगर सौतेले होते तो मेरे साथ भी ऐसे ही सलूक करती जैसे अभी तुम्हारे सौतेले भाई और उसकी पत्नी से करती है। अरे पर फिर भी कुछ भी नहीं। देखो, या तो हम दोनों इस घर से कहीं दूर जाएंगे या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। सुनील अपनी माँ से बात करने आता है। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कीर्ति के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने। कब शिफ्ट होना है हमें? मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। अब नहीं माँ, मैं और कीर्ति ही जाएंगे बस। आप तो यहीं रहो, ये पुश्तैनी घर भी है ना आपका। अरे बेटा, तू तो मेरा सगा बेटा है, तू ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मुझे अपने साथ ले जा बेटा। तभी वहाँ कीर्ति आ जाती है। अरे माँ, आपको पता भी है कि किराए के घर में कितना खर्चा होता है, और अगर आपको भी लेकर गए तो और खर्चा होगा। आप तो बस यहीं रहो इसी घर में। कोई बात नहीं सुनील, तुम लोग चले जाओ। माँ यहीं रहेंगी हमारे साथ। हम माँ का ख्याल रखेंगे, तुम लोग अपनी गृहस्थी संभालो। निशा को ये देखकर बहुत खुशी होती है। वो मन ही मन सोचती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मम्मी जी को पता चलेगा बड़ा सगा और सौतेला करती रहती थी। सगा बेटा तो जा रहा है छोड़कर, अब आएगी इन्हें अकल, और नहीं आई तो मैं ला कर रहूंगी। निशा अपनी सास को कैसे अपने सौतेले बेटे से मिलाएगी, जानने के लिए देखिए सौतेली माँ पार्ट 2। होली की आत्मा। बचपन से शहर में रहने वाला मनोज इस साल होली की छुट्टियों में अपने गांव दुर्गापुर वापस आता है, जहां उसे देख पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। जब गया था तब इतना सा था, और अब देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ सरपंच जी, जब मैं गया था तब आप भी बहुत जवान थे, और अब देखो कितने बूढ़े हो गए हैं आप। चलो चलो, बढ़िया है, बच्चा घर वापस आ गया। इसी खुशी में आज रात पार्टी होगी। क्या बात है, गांव में भी पार्टियां होने लगी। वैसे अगर पार्टी की बात है तो आज क्यों सीधा होली पार्टी करते हैं। होली पार्टी की बात सुन चहल पहल में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिसे देख मनोज को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी सरपंच बात पलट देता है। अब बहुत देर हो गई, चलो सब अपने घर चलो, पार्टी के बारे में कल सोचेंगे। मनोज भी मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है, पर होली पार्टी और उस पर पूरे गांव की खामोशी वाली बात अभी तक उसके जहन से निकलती नहीं। पापा, होली पार्टी की बात पर सब चुप क्यों हो गए थे? अरे होगी उनकी कोई अपनी बात, मुझे गांव की पंचायत ही थोड़ी पता है। थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, कल बात करते हैं। पापा की बात मानते हुए मनोज भी सोने चला जाता है। आज तो छुपा लिया, लेकिन हफ्ते बाद जब होली का दिन आएगा तब इसे कैसे रोकोगे? अगली सुबह सूरज के साथ ही मनोज भी गांव घूमने निकल जाता है, जिस पर रास्ते में उसे अपनी ही उम्र के कुछ लड़के भी मिलते हैं, जिनसे दोस्ती कर अब वो उनके साथ घूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और होली नजदीक आने लगती है। दोस्तों, होली में 4 दिन ही बचे हैं, पर गांव में उसकी कोई तैयारियां क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यहाँ होली नहीं मनाई जाती। अरे पर ऐसा क्यों? वो राजा भूषण। अरे तुम 4 दिन के लिए आए हो, क्या इतना सोच रहे हो? चलो कुछ खाने चलते हैं। इसी के साथ एक बार फिर होली की बात को टलते हुए देख मनोज को शक होने लगता है। वो घर पहुंचते ही इंटरनेट पर अपने गांव और राजा भूषण के बारे में जानकारी निकालने लगता है। क्या? मुझे आज तक ये नहीं पता था। ऐसा कैसे? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सारी जानकारी लेने के बाद मनोज गांव वालों या अपने मम्मी पापा से कुछ पूछे बिना खुद ही उसकी सच्चाई के बारे में छानबीन करने लगता है, जिसके चलते वो राजा भूषण की हवेली में पहुंचता है। वाह, क्या हवेली है यार! पर क्या यहाँ सच में कोई भूत है? हेलो भूत जी, कोई है क्या?
हम इस साल गांव में होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप उस पर थोड़ा इंटरव्यू देंगे? मनोज के ऐसा बोलते ही गांव में तूफान उठ जाता है और हवेली में रखी सारी चीजें हिलने लगती है। एक अदृश्य शक्ति मनोज को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब देख मनोज हैरान रह जाता है। क्या अभी मुझे हवा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया? मेरे होते हुए इस गांव में कभी होली नहीं बन सकती, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना, अंजाम बुरा होगा। आवाज सुन मनोज हैरानी से इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गांव वापस आ जाता है, जहां तूफान की वजह से सब कुछ तहस महस हो चुका होता है। आखिर ये तूफान आया कैसे? ना ऐसा कोई मौसम था और ना ही हमने होली का त्योहार मनाने की बात की थी। सरपंच की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना मनोज चुपचाप अपने घर चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते होली का दिन भी आ जाता है और मनोज रंग लेकर गांव में निकल जाता है, लेकिन गांव पूरी तरह खाली होता है। अरे त्योहार का दिन है, धूमधाम की जगह मातम क्यों मनाया हुआ है? मनोज की आवाज सुन सब अपने घर की खिड़कियां खोल के घर के अंदर से ही उसे वापस जाने के लिए कहने लगते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। तुझे पहले भी समझाया था, अगर होली खेलने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बात मान लो बेटा, तुम्हें सच नहीं पता। मुझे सब पता है। सालों पहले इस राजा ने एक अंधविश्वास फैलाया और आप लोग आज तक उसे मानते आ रहे हो। अरे बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत पहले से इस गांव पर होली का श्राप है। अगर गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है तो प्रलय आना पक्की बात होती है। राजा भूषण इस सब में नहीं मानते थे और त्योहार मनाने लगे, जिसके चलते होली वाले ही दिन पहले उनके बेटे की और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से गांव की रक्षा के लिए उनकी आत्मा उस हवेली में रह रही है। सबकी बातें सुन मनोज उलझन में पड़ जाता है। सोचना भी मत मनोज, अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम इस गांव और गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग एक बेतुकी बात को मानकर सालों से रंगों के त्योहार को मातम की तरह मनाते आ रहे हो। मनोज किसी की कोई बात ना मानते हुए पूरे गांव में रंग बिखेर देता है, जिसके तुरंत बाद वहां तूफान के साथ बिजलियां गरजने लगती है। अचानक मौसम में ऐसा बदलाव देख जहां मनोज कंफ्यूजन में आ जाता है, वहीं गांव वाले डर से सहम जाते हैं। इस लड़के ने हमारे जैसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियों के लिए यहाँ होली मनाई है, जिस वजह से अब इस गांव पर होली का श्राप टूटता है। ऐसा बोलकर राजा का भूत वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। खुशियों के रंग गांव में बिखरे ही होते हैं कि अगली सुबह अचानक मनोज कहीं गायब हो जाता है और एक बार फिर गांव में होली का नया राज शुरू हो जाता है।